हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंशी एकेडमी पर। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट करवाऊंगी, फ्रांसीसी क्रांति। आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर एनसीईआरटी जो है करवा रही हूँ, तो आज मैं 9th क्लास की आपको हिस्ट्री करवाने वाली हूँ। देखो, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति। तो क्रांति कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या रीज़न थे इसके पीछे, वो अभी हम सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो ये 9th क्लास की हिस्ट्री है, आपकी जो पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी सोशल साइंस, टेट, एसटेट, केवीएस या आपका डीएस, डीट्रिपल भी हुआ, एनवीएस हुआ और आपका एस्टेट हुआ, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी एक एंटीनेट हिस्ट्री को छोड़कर, क्योंकि यहाँ से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है एंटीनेट हिस्ट्री में। तो देखो, जो भी अगर कोई भी क्रांति होती है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, कारण होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से ही शुरू हो जाती है। तो इसमें भी यानी कि फ्रांस में भी बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा अगर ये रेवोल्यूशन हुआ था। देखो, अगर मोटे तौर पर मैं बात करूं, वैसे तो हम सारी डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो फ्रांस का जो समाज था, सोसाइटी थी, वो 3 स्टेट में बटी थी, 3 स्टेट में बटी हुई थी। जो 3rd स्टेट के जो लोग थे ना, उन पे बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, भारी भरकम टैक्स उनको जो है अदा करने पड़ते थे। ठीक है, चर्च को भी और राज्य को भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह के यहाँ पे टैक्स जो है मौजूद थे। और महंगाई बढ़ चुकी थी। जो इनका रूरल था वो तानाशाही था, अपने भोग विलास और ऐश आराम की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा वो धन खर्च कर दिया करता था। एक तानाशाही शासन था। ठीक है, तो बहुत सारा रीज़न था, आगे हम पढ़ेंगे क्या हुआ था। यहाँ से जो इन्होंने शुरू किया है ना, वो अभी जिस दिन क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी, उस दिन के बारे में बताया है। इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या कारण थे, वो अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात आती है जो रेवोल्यूशन हुआ था, मेन पॉइंट मैं बता देती हूँ। 14 जुलाई 1789 की बात कर रहे हैं, सुबह की बिगिनिंग जो होती है चैप्टर की, वो 14 जुलाई से शुरू होती है, 1789। ये क्रांति वाला ही दिन था। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 14 जुलाई 1789। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, पेरिस नगर में जो है आतंक का माहौल था। सम्राट ने जो अपनी सेना थी ना, तो सम्राट था यहाँ पे, सम्राट कौन था, लुई 16। ठीक है, ये भी आता है। लुई 16 ने जो सेना को ना शहर में घुसने का आदेश दिया, तो अफवाह फैल गई। ठीक है, कि वह जो सेना जो है, ये अफवाह फैल गई कि सम्राट ने ना सेना को जो अगर शहर में घुसने दिया है या घुसाया है, वो नागरिकों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि जो है नागरिक थे वो कैसे जो है इसके शासन से खुश नहीं थे, कैसे विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो ये अफवाह फैलते ही 7,000 जो है आपके जो मर्द और औरतें हैं, वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। कहाँ इकट्ठे हो गए? टाउन हॉल में। कितने हो गए थे? लगभग 7,000। ठीक है, तो हथियारों की खोज करने लगे। बहुत से सरकारी भवनों में जबरन उन्होंने प्रवेश कर दिए। अगर बात करें, इन्होंने क्या कहा, 14 जुलाई 1789 के दिन क्या शहर में लोग जो होते हैं, आम जनता होती है, बहुत सारे सैनिकों को देखती है, तो ये सोचती है कि जो है सम्राट है, उसने आदेश दिया हम पर गोलियां चलाने के लिए, इसलिए वो उन्होंने जनसेना का जो है एक गठन किया और हथियारों की खोज में वे बहुत सारे जो सरकारी जो भवन थे उनमें प्रवेश कर गए थे। आगे देखते हैं, अंततः सैकड़ों लोगों का जो एक समूह होता है ना, वो पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ता है। तो जो पेरिस इनकी सिटी हुआ करती थी, उस समय जो पेरिस इनका नगर था, उसके जो पूर्वी साइड ये चले जाते हैं जो लोग थे, या जनसेना थी। तो एक बास्तिल का किला था। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाता है। बास्तिल का जो किला था ना, वो जो है, जो यहाँ का सम्राट था, उसकी निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ठीक है, तो बास्तिल का किला निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए यहाँ के लोग यहाँ इससे चिढ़ते थे, घृणा करते थे। तो ये क्या किया इन्होंने, इन लोगों ने, यहाँ पे एक जेल हुआ करती थी। ठीक है, उस जेल को तोड़ दिया।
यानी इन्होंने विद्रोह दिखाया सम्राट के जो है अगेंस्ट। बास्तिल के किले की जेल को तोड़ दिया। वहाँ जितने भी भारी मात्रा में जो भी गोला बारूद थे उनको मिलने की संभावना थी वहाँ पे, तो हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर जो है मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। तो अगर क्वेश्चन आता कौन मारा गया, बास्तिल का कमांडर। तो कितने यहाँ पे जो कैदी थे वो छुड़वाए थे, वो 7 थे। संख्या केवल कितनी थी, 7 थी। ये जो चीजें है डाटा वो याद रखने का, 7 संख्या थी, तो वे छुड़वा लिए गए थे। तो फिर लोगों ने जब इस बास्तिल के किले को तोड़ दिया, चूंकि लोग इस किले से चिढ़ते थे, ठीक है, तो क्या किया, इस किले को ढहाने के बाद ना जो उसके रिमेन्स थे ना, जो अवशेष थे, वो लोगों ने क्या किया, उनको बाजार में मार्केट में सेल कर दिया, उनको बेच दिया। क्यों? क्योंकि ध्वंस को बैतौर ये क्या करे, स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे, ठीक है, याद के में कि हमने कुछ ऐसा अच्छा किया था और जो एक रूरल हुआ था उसके जो एक कुछ शक्तियों का एक केंद्र था उसको तोड़कर हमने एक स्मृति चिन्ह जो है वो सजाने के लिए इन्होंने बाजार में उसको सेल कर दिए, बेच दिए। आगे देखते हैं। जब ये घटना हुई ना, कई दिनों तक जो है पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। देखो लोगों का हौसला बढ़ गया, तो ऐसे ही जो है संघर्ष उठते रहे। अधिकांश जनता जो है पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब आगे ना महंगाई से भी लोग परेशान थे, तो जो पाव रोटी की महंगी कीमतें थी उनका क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी कि जो ये विद्रोह चला बहुत लंबा चला, ठीक है, जिससे क्या लास्ट में क्या हुआ, जो फ्रांस का जो रूरल था उसको फांसी की सजा जो है दी गई। आगे भी बहुत खींचता है, बताएंगे कैसे क्या क्या हुआ था। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ठीक है। ये बास्तिल है जो किला ध्वंस किया था इन्होंने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो वीडियो गई आपकी 7 मिनट की, थोड़ी और चलते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। आगे देख लेते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, अगर बात करें 18वीं जो सेंचुरी थी, 18वीं सेंचुरी थी, उसके उत्तरार्ध में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। अब आता है कि क्रांति हुई क्यों थी, वो तो उस दिन का जिक्र किया था पहले कि क्रांति कैसे हुई। अब देख लेते हैं। बात इन्होंने की 1774 की, 1774 की, ठीक है। तो 1774 में क्या हुआ, एक बुर्बो राजवंश था जिसका लुई 16 था, वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो जो लुई 16 था वो कौन से वंश का था, बुर्बो। आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अच्छा पढ़े और अच्छी तरह से पढ़े, यही हमारा जो है लक्ष्य है। तो सन 1774 में बुर्बो वंश का जो लुई 16 था वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये वाली बताती चलूँगी मैं कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है पूरे चैप्टर में कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी, 20 साल थी, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये तो है नहीं कि हर बार पूछा जाता है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष जो है खाली पाया, जो गद्दी पर बैठा, तो क्या है जो उसका राजकोष था वो खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, ठीक है। तो वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, है ना। तो ये बताया ना कि शान शौकत में भी इनका बहुत फिजूल खर्ची होती थी। अब ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा। तो फ्रांस ने जो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करवाने के में सहायता दी थी। ये क्वेश्चन आपका आता है कि कितने उपनिवेश छुड़वाने में सहायता की थी फ्रांस ने अमेरिका की, तो 13, है ना। डाटा पूछ लिया जाता है कितने, 13 आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा था। जो लिवरे थी वो फ्रांस की जो ना मुद्रा हुआ करती थी, ठीक है। कब खत्म की थी, शायद 1794 में ये खत्म की थी, समाप्त की थी। तो यानी कि अगर बात करें 12 अरब लिवरे, ये भी क्वेश्चन है कितने अरब लिवरे का जो है फ्रांस पर कर्जा था। 10 तो पहले से था, 2 और चढ़ गया था, तो 12 था। 12 पूछते हैं, जो ऑप्शन में जो राइट अप का होता है ना वो 12 ही होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको।
तो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे जो सरकार से कर्जदाता। अब देखते हैं आगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्जे को चुकाने पर मजबूर थी। उन्होंने क्या, अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने फिर करों में वृद्धि कर दी। ठीक है, तो करों में वृद्धि कैसे की थी वो भी आगे पढ़ेंगे। इनको यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। तो पहले तो हुआ महंगाई, ठीक है, फिर हुई जो इन्होंने जो है फिजूल खर्ची अपनी जो थी इनकी, इनको बनाए रखने के लिए कर ज़्यादा लगा दिए। फिर तीसरे 3 स्टेट में इनका जो है एक तरह से जो समाज है वो बटा हुआ था, सोसाइटी जो है डिवाइडेड थी। अब ये आ जाती है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम स्टेट में इनके पादरी वर्ग होते थे, ठीक है, पादरी होते थे। फिर द्वितीय में कुलीन वर्ग हुआ करते थे। अब तृतीय स्टेट में पूछ लिया जाता कौन कौन से थे। बड़े व्यवसायी थे जो, देखो ये राजा लोग हुआ करते थे सेकंड स्टेट में, फर्स्ट में पादरी आ गए, उसके बाद जो बाकी बचे वो थर्ड स्टेट में, यानी कर से बचे रह गए पादरी और कुलीन वर्ग, जो राजशाही लोग थे वे। बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी। ये जो तीसरा स्टेट था ये भी 3 भागों में विभाजित था। पहले में तो आ गए बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। सेकंड में किसान और कारीगर आए गए। तीसरे में छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। अब बात करते हैं आगे। अगर बात करें जो तृतीय स्टेट था, थर्ड स्टेट था, उसमें कुछ लोग तो अमीर भी थे और कुछ गरीब भी थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, एक तरह से राजतंत्र था वो 1789 से पहले होता था, फिर क्रांति हो गई थी, आपको पता है। आगे देख लेते हैं। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को जो दर्शाता है वो चित्र मैंने आपको जो दिखाया है। पूरी आबादी में लगभग 90% जो है यहाँ फार्मर थे। ये भी क्वेश्चन आता है। मैंने एक ना वीडियो बनाई है आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, एमसीक्यूज डाले हैं, वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो अगर बात करें कि 90% जो है यहाँ पे फार्मर्स हुआ करते थे, 90%, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। लेकिन जमीन के मालिकों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। अगर बात करें प्रथम 2 स्टेट की कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मजात प्राप्त थे। ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषाधिकार थे, राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि कर नहीं देते थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। देखो मैंने बोला ना, लिवरेज जो समाप्त हुई थी 1794 में, यह भी आपका क्वेश्चन से जो है इम्पोर्टेंट है। ये लिवरे फ्रांस की मुद्रा थी जो 1794 में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं आगे। हाँ, ये कर भी आपके बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ये वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आता है। देखो 2 तरह के कर तो बहुत सारे होते थे, लेकिन 2 तरह के कर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइद वो कर था, एक ये प्रत्यक्ष कर था। अगर पूछ लिया जाए, टाइद जो है प्रत्यक्ष कर था जो चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। ठीक है, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। जो कृषि की उपज होती थी उसके 10% हिस्से के ये टाइद जो बराबर था। अब बात आती है टाइल की। ये थ भी पूछ लिया जाता है, टाइद भी आता है और टाइथ भी आता है। ये जो एस्टेट का होता है तो उसमें टाइथ आया था। ठीक है, तो देख लीजिए आप। टाइल जो है वो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। ठीक है, तो टाइद जो था वो चर्च वसूल करता था और टाइल जो राज्य को सीधे अदा किया जाने वाला कर था। आगे देख लेते हैं। देखो सॉरी, इसमें ना टाइल था प्रत्यक्ष कर, सॉरी ये गलत हो गया। टाइद नहीं, जो राज्य को सीधा जो दिया जाता था वो था आपका जो प्रत्यक्ष कर था। आगे देख लेते हैं। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, चर्च भी जो है किसानों से कर लिया करता था, जिसका नाम था टाइद, यानी कि एक धार्मिक कर था। अगर पूछ लिया जाए धार्मिक कर। देखो चर्च अलग लेता था, राज्य अलग लेता था, तो परेशानी तो थी। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर ही जो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर
और उनके अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, प्रत्यक्ष भी थे और अप्रत्यक्ष भी। अप्रत्यक्ष कर में जो है नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। आप देखिए चर्च अलग से ले रहा है, राज्य अलग से ले रहा है, उसके बाद भी बहुत सारे कर है। तो यानी कि फिर ये खाएंगे क्या? जो भी ये प्रोडक्शन करते थे ये सारा कर में ही चला जाता था और ऊपर से परेशानी और थी। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, यानी महंगाई भी और कर भी। ये देखो ऐसे फोटो भी दिखाया गया है ये आपका, है ना। आगे देख लेते हैं जीने का संघर्ष। अब ना हाँ ये कर लेते हैं यहाँ तक। ये भी आपका बहुत बार आता है। 1715 में जो है, जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी ना फ्रांस की, वो थी 2.3 करोड़ थी। जो फ्रांस की जनसंख्या की अगर बात करें 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी। 1789 में जो बढ़कर हो गई थी 2.8 करोड़ हो गई थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अगर बात करें 1715 की बात करें तो जो फ्रांसीसी जो जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ थी। अगर बात करें 1789 में 2.8 जो है जो हो गई थी बढ़कर। अब बताइए क्यों इन्होंने हमें बताया है? क्योंकि जो अनाज का उत्पादन था उसकी मांग ज़्यादा हो गई थी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी मांग ज़्यादा होगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमतें जो तेजी से वृद्धि हो रही थी। जो कामगार थे, मजदूर थे, कारखानों में मजदूरी करते थे, जो है उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। ठीक है, उन्हें काम के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती थी, मालिक तय करते थे। अब आगे देख लेते हैं। और उनकी मजदूरी महंगाई की दर से नहीं पड़ी थी, यानी महंगाई तो बढ़ गई थी लेकिन जो उन्हें मजदूरी मिलती थी वो नहीं बढ़ी थी। इससे क्या हो गया? जो अमीर है वो अमीर होते चले गए, गरीब गरीब होते चले गए। अमीर गरीब की खाई जो चौड़ी हो गई और जो स्थितियाँ थी वो बदतर हो गई। फिर बाद में और भी ऐसे जो प्रकोप जो हुए, वहाँ पे सूखा पड़ा, ओले के प्रकोप से जो है पैदावार भी गिर जाती। देखो ऊपर से कर, फिर महंगाई, फिर मजदूरी नहीं मिलना महंगाई के अकॉर्डिंग, और जो है सूखे और ओले से पैदावार भी नहीं होती थी। उससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। आगे हम पढ़ेंगे उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारियों के अंत की कल्पना की। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप विश्वास कीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।